नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। 10 राज्य, 1 केंद्र शासित राज्य और 96 सीटें। चौथा चरण रणभीषण है और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई। कन्नौज के तिरवा के अधूरा में मतदान का बहिष्कार किया गया है, जहां पर गांव में विकास कार्य न होने से ग्रामीण नाराज हैं और इस वजह से उन्होंने कहा है कि वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। कन्नौज के तिरवा में अधूरा मतदान का बहिष्कार किया गया है। गांव में दरअसल लोग नाराज हैं क्योंकि उनका कहना है कि यहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इस वजह से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और ये अपने आप में एक बड़ी खबर तब हो जाती है जब आज वोटिंग है और वोटिंग वाले दिन गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि वो लंबे समय से जिन विकास कार्यों की मांग कर रहे हैं वो अब तक नहीं हो पाए और इससे लोग बेहद नाराज हैं। बड़ी खबर इस वक्त कन्नौज के तिरवा के अधूरा में मतदान का बहिष्कार किया गया है। गांव में विकास कार्य न होने से ग्रामीण नाराज हैं और ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं सुबह से। और इससे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण रहा तब भी इस तरह की खबरें आई। सवाल भी अपने आप में एक बड़ा बना रहता है कि आखिरकार उन लोगों को गलती क्या हो रही है। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें वोटिंग की और वो तस्वीरें जो देखकर आप भी इससे प्रेरित हो और घर से निकले वोट करें। पहली तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से सांसद है और प्रत्याशी भी है, चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, दोनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। उन्नाव के साक्षी महाराज की तस्वीर, उन्नाव से सांसद भी और प्रत्याशी भी है। तीसरी तस्वीर ही है। चौथी, पांचवी और छठी तस्वीर, ये तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफी है कि घर से निकलिए और वोट करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। और इसके साथ ही साथ वोटिंग के बाद क्या कुछ लोग कह रहे हैं, यह भी सुनना जरूरी है। सुनते एक बार। इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का। भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था। उस ओर फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती नजर आई है। अब आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया और जब कोई मुद्दे की बात होती थी, हाउस छोड़ करके भाग जाते थे। तो खुली चुनौती देने वाले डरपोक हैं, सियार हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सके। अगर हिम्मत है, अब ये मैं कैसे कहूं कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे, जब ये एमपी नहीं बनेंगे, लोकसभा का मुंह ही नहीं देखेंगे, तो ये बहस करने का क्या मतलब हुआ। ये ऐसे है कि बॉडी लैंग्वेज रीड करना सीखो। तो बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही है कि लोगों में मोदी जी को फिर से पंतप्रधान करने की होड़ लगी है, होड़। चलो मेरा वोटिंग। जितना रिपोर्ट करना चाहिए कर रहा हूँ। क्विक एक्शन टीम है लेकिन क्विक रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। इसलिए बोलूँगा ये जल्दी करना चाहिए। उनका जो नाम है, नाम के अनुसार काम करना चाहिए। अच्छा, कल कुछ घटनाएं घटी थी यहाँ पर नदिया जिला में, कुछ आपके पार्टी कर्मियों को घर पे ये हमले वगैरह हुए थे, क्या कहेंगे इसमें? बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था, विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया?
देखो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है और मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। देखो इनके लोग जा जाकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि चूंकि मुसलमान बसपा को वोट देने को तैयार नहीं है, तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है, तो उसका कारण ही है अखिलेश यादव को जिताओ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राम मंदिर में ताला लटकवा देंगे। तो इस तरीके की एक बात कही गई है। और दूसरा, जो धर्म के नाम पर आरक्षण देना जो कांग्रेस का है, तो वो भी एक गोपनीय एजेंडा समाजवादी पार्टी का भी कहीं कह रहा है। तो सतीश माना से लेकर साक्षी महाराज तक आपने सुना, सुब्रत पाठक को भी सुना। सतीश माना की तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वोट डाला, और वोट डालने के बाद ये संदेश भी है कि आप भी निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार नहीं है, ये आपका फर्ज भी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अगले 5 साल अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोट जरूर करें, जिसको चाहे उसको करें, लेकिन वोट जरूर करें। अपनी सरकार को चुनें, अपने सांसद को चुनें, ताकि आपको रोजमर्रा के लिए किसी भी चीज के लिए परेशान ना होना पड़े, चाहे वो विकास कार्य हो या फिर जीने का सवाल। और ये तस्वीर अलग अलग जगह की तस्वीरें, और चूंकि आज 10 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य में वोटिंग चल रही है, 96 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीर और महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि ये चुनाव देश का है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपकी स्क्रीन पर है, सभी को आप लोग पहचानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार सबके नाम बता देता हूं। हमारे साथ धनुष कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है धनुष जी। हमारे साथ प्रदीप भटनागर है, भारतीय जनता पार्टी की आवाज है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप भाई। साथ ही साथ आशीष मिश्रा है, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। शुरुआत हमेशा की तरह एक बार धनोज जी से। धनोज जी, चौथा चरण है और रण जो है वो बहुत भीषण है। 13 सीटें उत्तर प्रदेश की जो सबसे खास, बाकी 96 कुल तो है ही। शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद चर्चा शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मैं अपील कर देता हूं, चौथा चरण है, ये सभी लोग अपनी जहां पर इलेक्शन है वो सब अपने वोट का प्रयोग करें, ऐसा अपील मैं इंडिया वॉइस के प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं। और 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। हाँ जी। चुनाव में नेताओं का जोर आजमाइश है। चुनाव में नेताओं का जोर आजमाइश है। हर मंच से जनता के लिए अनेकों फरमाइश है। हर मंच से जनता के लिए अनेकों फरमाइश है। फरमाइश मतलब कि सबने इस बार अपने मैनिफेस्टो में मतलब जो दिया सो दिया, लेकिन मंच पर से भी सब अनर्गल फरमाइश कर रहे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह रितेश जी की जो जनता है वो इस बार परिपक्वता के साथ अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहा है। वो देख रहा है कि देश के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मान लीजिए एनडीए कह रही है कि हमने इतना विकास किया, चौड़ी सड़कें, उसके बाद पीने के लिए नल से जल, और प्रधानमंत्री आवास योजना, इज्जत घर, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद जाके जो इंडिया गठबंधन जो हल्ला कर रहा है कि किसानों का नहीं सुना, लेकिन एनडीए दावा कर रहा है कि हमने जो किसान निधि सम्मान किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचाए। तो ये एनडीए का दावा और इंडिया का दावा है कि हम सब एकजुट हैं, हम सब सरकार में आएंगे तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ए और ए के बीच में एक बात सार्थक बात यह है कि एनडीए के पास चेहरा है, प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित है कि जो देश का चेहरा जो प्रधानमंत्री का अभी वर्तमान में वो है, और इंडिया गठबंधन अभी तक कोई चेहरा लाया नहीं। और दूसरी बात, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है उसको लेकर यह कहता है इंडिया गठबंधन कि हम आफ्टर इलेक्शन मतलब चुनाव के बाद हम
जो एक साझा कार्यक्रम लेकर आएंगे। हाँ, तो इसको धनोज जी, लेकर लेकिन जनता भी इसमें एक चीज हो जाती है जब आप प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करते हैं। देखिए 2004 के चुनाव भी आपको याद होगा, आप जब हुआ तो एनडीए के पास तो प्रधानमंत्री चेहरा था और यूपी के पास नहीं था, और फील गुड फैक्टर चल रहा था, और अचानक से कैसे काया पलट हुई बिना प्रधानमंत्री चेहरे के, और प्रधानमंत्री बन गए मनमोहन सिंह। तो खैर इस पर आएंगे, धनोज जी आपसे बात करेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ बने, आशीष मिश्रा ही बने। प्रदीप जी बस थोड़ा सा समय लूंगा आपके पास आने के लिए। एक बार आशीष जी से मेरा सवाल, आशीष जी उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों की अगर हम बात करें तो बड़ा सवाल यह कि, और दावा ही बड़ा है आपका भी और समाजवादी पार्टी का भी, लेकिन मसला तब थोड़ा कठिन हो जाता है जब इन 13 की 13 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और इन 13 सीटों पर आपका कोई सांसद नहीं है, आप मतलब एक भी सीट आपके पास नहीं है। तो उन दावों में कितना वजन हम माने और कैसे माने और उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से इस खूबसूरत लोकतंत्र के पावन पर्व पर देशवासियों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही मैं अपील करता हूं कि जिस प्रकार से सुस्त मतदान इतने दिनों हुए हैं, इतने तीनों चरणों में, इस चरण में वो सीमा टूटे और खुल के लोग मतदान करें। अब आती है बात कि जो सीटें आपने जीतने की बात की भारतीय जनता पार्टी में, देखिए निश्चित तौर पर एक 2014 में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, हमारे बारे में अफवाहें फैलाई गई, कोयला घोटाला का आरोप लगाया गया, 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया गया, लेकिन अंततः जब आज जनता ने 10 वर्षों के बाद परिणाम देखा और जितने आरोप हमारे और हमारे नेताओं पे लगाए गए थे, लेकिन आज जनता वही देख रही है, बोलती कि ये तो कल तक इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, आज इनको साथ में गले में हाथ डाल के घूम रही है। हाँ। तो उनको ऐसा लगा कहीं न कहीं देश की जनता को राजनेताओं ने छलने का काम किया, और उसमें वो कहते हैं ना कि कभी कभी झूठ बाजार में बड़ी आसानी से बिक जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी जब आए थे 2014 में, तो वो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि रुपए की कीमत हम बढ़ा देंगे, डॉलर घटेगा, रुपया बढ़ेगा, लेकिन उसका विपरीत हुआ। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, उसके साथ में उन्होंने कहा 15 लाख रुपए तीन कांग्रेसी नेताओं के जो। आशीष जी मैं ये पूछ रहा था, देखिए आपने बताई सारी बातें ठीक है, अच्छी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि नया क्या है। देखिए आप चूंकि 10 साल पहले रहे सरकार में, 2004 से लेकर 14 तक आपने राज किया, आपका कहना है कि इन्होंने जनता को बरगलाया, जनता ने इन्हें चुन लिया, अब आप फिर मैदान में। मैं पूछ रहा हूं सर, यूपीए को इंडिया गठबंधन नाम दे देने से बदल क्या गया, मैं ये पूछ रहा हूं, और चूंकि आप जनता के सामने नया क्या लेकर आ गए जो जनता आप पर भरोसा करे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए हम जनता के लिए लेके आए हैं, जैसा इन्होंने अभी भी जब ये आए थे तो ये कुछ दिनों का वादा करके आए थे कि 100 दिन 50 दिन की बातें, लेकिन आज ये बता रहे हैं 2047 की बातें, तो लोगों को भी ये चीज लगने लग गया। तो हम कहे बाकी आप कुछ मत करो, लेकिन जो आज देखिए हम आए तो हमने कहा कि 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, सबसे पहले हम उसको भरने का काम करेंगे। पेपर लीक होके जो प्रत्येक वर्ष जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होने की वजह से करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। आशीष जी आ रहा हूं मैं आपके पास, देखिए आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं। बात वही आ जाती है कि हम माल वही है, बस नई पैकिंग हमने कर दी है, वैसे कोई खरीद ले। आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास भी आ रहा हूं। इटावा से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वंदना यादव जुड़ गई है। वंदना, इटावा चूंकि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, लेकिन चूंकि 2014 और 2019 बाजी मारी भारतीय जनता पार्टी ने, फिलहाल क्या चल रहा है, वोटिंग किस तरह से चल रही है बताइए। चलिए कोशिश करेंगे दोबारा से। आशीष जी आ रहा हूं आपके पास, प्रदीप भाई अब आपके पास आता हूं, क्योंकि अच्छी बात आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि जब उत्तर प्रदेश की हम 13 सीटों की बात करते हैं और झारखंड की 4 सीटों की बात करते हैं और 96 सीटों की कुल बात करें, उत्तर प्रदेश की 13 में से 13 आपके पास है, और कुछ सीटों पर हमने देखा जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी भी बदल दिया, और जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस के आधार पर ही बदला होगा, अगर बदला है। कितना कॉन्फिडेंट है आप, कितना आपको भरोसा है कि इन 13 में से फिर 13 जो है वो आपके खाते में आ ही जाएंगे, ये कंफर्म है? नहीं देखिए, बिल्कुल सवाल बड़ा अच्छा है और जनता के हित का सवाल है। लखनऊ में प्रथम आज मैं यही कहूंगा कि आप वोट डाले निकलिए, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आपका मत ही आपका भविष्य चेंज करेगा, आपके बच्चों का भविष्य चेंज करेगा।
और 2014 से लेकर अब तक जो आपने देखा, और अगर आपको अच्छा लगा तो वोट डाले निकलिए, किसी को दीजिए, चाहे वोट डाले निकलिए और अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए किसको देना है और वोट डाले निकलिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अपने मत का प्रयोग करें। जो गुंडे, बदमाश, बवाली, जो माफिया जो आज चले गए, वापसी उनकी एंट्री ना हो पाई इस राजनीति के अंदर, और उनको वोट डालने का काम कीजिए। आपने सवाल करा, देखिए कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल पूरा है, और कॉन्फिडेंस इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों ने मिलकर इस राज्य के लिए विकास करा है और उन्हें दिग्गजों को हरा के अपने घर भेजा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीतते आ रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हम आज देख सकते हैं कि आप किस तरह आज कांटे की टक्कर, आपने इटावा कहा या कन्नौज कहा, तो वहां दिख रहा है किस प्रकार से जनता वोट कर रही है और लाइन लगी हुई है। और उन्हें पता है कि निर्णय, अभी आपने एक चीज और कही थी आपने कि एक गांव के अंदर मतदान का बहिष्कार कर। देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और ये पॉलिटिकल पार्टियां इस टाइप की है, ये नेचर है, इनका आचरण है। उन्होंने वहां 2-4 बैनर जरूर लगवा दिए होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस उद्देश्य से विकास नहीं करते कि हमारा प्रत्याशी है या नहीं है। आज प्रदेश के अंदर हर घर, हर द्वार आज शाम को दिया नहीं जलता, अब बल्ब जलता है। इसे राजनीति परिवर्तन कहते हैं और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने करा। क्योंकि पता है कि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का हाल क्या था, राजनीति ही बिजली पे होती थी और पानी पे होती थी, जिस पर विराम लग चुका है, तो मुद्दे नहीं है। अब कांग्रेस के विषय की बात तो ये है, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं 13 लोकसभा सीटों पे, तो चौथे पे थी, कहीं 5वें पे थी, तीसरे पे भी नहीं थी। ये कांग्रेस की औकात और हैसियत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया कि मात्र एक सीट पर ठीक है। प्रदीप जी, मैं एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, जरूरी कुछ अपडेट आ गया जनता के लिए, वो मेरी सहयोगी रिया न्यूज रूम से बता रही हैं। देश भर में 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि चौथे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। अब एक एक करके मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले देश भर में अभी तक जो 9 बजे तक मतदान प्रतिशत है वो 10.35% है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत अभी तक पश्चिम बंगाल से आ रहा है सामने, जिसमें 15.24% वोट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे कम मतदान प्रतिशत 9 बजे तक के आंकड़े हैं 5.07%। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11.67% वोट डाले गए हैं। आंध्र प्रदेश में 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 9.05%। बिहार में अब तक 10.18% वोट डाले गए हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं, झारखंड में 11.78% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक के जो आंकड़े हैं वो 14.97%। महाराष्ट्र में अब तक 6.45% वोटिंग हुई है। वहीं ओडिशा में अब तक 9.23% मतदान हुआ है। अब अगर मैं एक बार कंपेयर करूं तो 2019 में जो पहले चरण में मतदान हुआ था वो 69.96% पहले चरण में हुआ था। दूसरे चरण की बात करें 2019 के तो 70.9% मतदान हुआ था। तीसरे चरण में 66.89% और चौथे चरण में 69.12%। लेकिन जो अब की बार 2024 की अगर बात करें तो जो पहले चरण में मतदान प्रतिशत रहा वो 66.14%, दूसरे चरण में भी 66.71% और तीसरे चरण में 65.68%। बिल्कुल रिया, इसके साथ ही साथ चूंकि देखा जाए पिछली बार की तुलना में अगर हम बात करें, पिछले जब तीसरे चरण की बात हो रही थी उस समय तक जो वोटिंग परसेंटेज था इस बार कुछ हद तक थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है और पश्चिम बंगाल ने इस बार भी बाजी मारी अभी तक 9 बजे तक। जी बिल्कुल जितेश जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि अब की बार जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है और पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा जब हम पहले चरण में देखें या दूसरे चरण में, और यही चीज तीसरे चरण के में भी दिखी। और चौथे चरण की अगर हम बात करें अभी 9 बजे तक में पश्चिम बंगाल सबसे तेज रफ्तार के साथ 15.24% में सबसे आगे चल रहा है। और यही हमने पहले चरणों में भी देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे पिछड़े में रहे। सबसे सुस्त और धीमी वोटिंग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने
देखने को मिली। लेकिन अब की बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब की बार, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मौसम भी थोड़ा ठीक है, सुहावना है, तो अब की बार ये मान के चल सकते हैं कि गर्मी का जो फैक्टर है वो उतना देखने को ना मिले। हर बार यहाँ पर अगर हम देखें पहले दूसरे तीसरे चरण में ये सब देखने को मिला, और चौथे चरण में भी हालांकि मौसम इसी तरह का, लेकिन हम कोशिश जनता से यही कहेंगे उनसे कि आप निकलिए, वोट करिए। शुक्रिया रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तक देश भर में 9 बजे तक 10.35% मतदान हुआ है, और इसमें पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, 15% से ज्यादा अब तक वोट पड़े 9 बजे तक। और ऐसे में जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी सबसे कम महज 5%, 5.07% वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश भी 11% के ऊपर है, झारखंड में भी 11.78% मतदान हुआ है। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, सवाल ये है, देखिए जब इन 13 सीटों की बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा और उस पर आपसे जवाब लूंगा। और बात जब ब्रिजभूषण शरण सिंह की होती है तो देखिए, आप भले ही ना माने लेकिन आपने सबक सिखा दिया, जनता को संदेश दे दिया। रमेश बिधूड़ी का विवाद जो हुआ दानिश अली से, आपने उनको सबक सिखा दिया। प्रज्ञा ठाकुर, आपने टिकट काट दिया, अच्छी बात है भाई, आपका फैसला है। लेकिन एक आज ही जहां वोटिंग हो रही है, लखीमपुर खीरी, वहां पर एक ऐसा कांड होता है जो पूरे देश को हिला देता है। और उसके बाद जब देश के गृह मंत्री वोट मांगने के लिए जाते हैं उन्हीं के लिए, तो कहते हैं कि लोग तो चाहते हैं कि उनके सांसद को मंत्री बनाया जाए, हम तो मंत्री दे रहे हैं आपको, आप इन्हें जिताइए, हम और बड़ा आदमी बनाएंगे। बल्कि उनका सेंटेंस था, मैं उन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम करूंगा। सर, और कितना बड़ा बनाएंगे? जनता ये इस चीज को देखती है। आपने लखीमपुर खीरी की बात करी आपने, हाँ, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश ने वो वीडियो देखी अपने मोबाइल पे। अब देखिए, राजनीतिक बातें हैं, अब राजनीतिक बातों में चक्कर के ना व्यक्तिगत और राजनीतिक बड़ा फर्क होता है। मैं एक बड़े चैनल पे बैठा हूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे मुंह दबा के बोलना पड़ेगा। हाँ, और वीडियो जो है ना, जो लोगों ने देखी वो मुंह दबा के नहीं देखी, हाँ, वो खुल के देखी, और मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हाँ, और जिसको सजा मिलनी थी सजा मिली। हाँ, मगर राजनीति में इस विपक्ष के पास जब मुद्दे नहीं हैं तो वो मंत्री को ही टारगेट कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने करा उनको सजा मिली, हाँ, मगर उनको सजा नहीं मिली जिन्होंने गाड़ियों पे पथराव करा, लाठी डंडे चलाए, यहाँ तक के पहुंचाने की करी। उन मुद्दों पे कोई नहीं जाता, हाँ, उस जांच पे कोई नहीं जाता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मंत्री के आपने नाम तो खूब लिया, और जिसने ये करा वो जेल गया अभी। क्या उनको जो लाठी डंडों से मार दिया गया 3 जनों को, उन पे किसी आंसू नहीं? वो गरीब के बच्चे थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे, जिनको निकाल के वहां लाठी डंडों से मार दे, तड़पा के। हाँ, इंसान तो इंसान ही है ना, चाहे वो किसान हो या गरीब हो या रईस हो, जान तो सब में ही है, भगवान ने दिल तो सबको दिया है ना। हाँ, मगर आप देखिए, राजनीति का स्टंट इतना गिर गया है विपक्ष का, हाँ, इतना गिर गया है कि इनका बस चले तो ये रोडों पे कैमरे कराने लगे, ये अनशील हरकतें कराने लगे, इतना स्तर गिर गया है। आज सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखिए तो जम्मू कश्मीर जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया और रेल चलेगी श्रीनगर तक चलेगी। आप देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात करता हूँ, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब मोबाइल का जब शुरुआत हुई थी, 10 वर्ष सरकार रही कांग्रेस की, तो एक 2G चला पाए, केवल 2G, इसमें भी घोटाला कर दिया। और आज 5G चल रहा है, इसे कहते हैं विकास। आपकी मेरी तस्वीर कट तो नहीं रही? आ रहा हूँ आशीष जी, आ रहा हूँ। तो चीजें ये हैं कि प्रैक्टिकल चीजें क्या हैं। आज आप दुनिया को हथियार बेच रहे हो। पहले हम खरीदते थे, दवाई के लिए भी इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, ऐसे झोली फैला के भीख मांगते थे यूएन से, ऐसे कि हमें पोलियो की ड्रॉप दे दो, हमें हैजे की बीमारी है जी, हमें वो दे दो। आज आप दुनिया को दवाई दे रहे हो आप। ये फर्क है काम का, ये जनता को समझना पड़ेगा कि आपने क्या किया उसमें। सर, लेकिन थोड़ा सा दवाई वाले मामले में थोड़ा खराब हो गया वो मामला, जैसा कि देखिए मेरी बात वापस मंगाई जा रही है। देखिए, मैं उसके भी आ जाता हूँ। जरूरी नहीं आशीष जी जितने आप हसीन और खूबसूरत है मैं बन जाऊँ, ना तो आप सलमान खान से मैं नहीं बन सकता। कमी है सलमान खान में भी। आ रहा हूँ आशीष मिश्रा जी, आ रहा हूँ, एक सेकंड में। आपने काले हिरण का प्रकरण देखा? हाँ, एक सुपरस्टार को हिरण का जो राजस्थान है प्रकरण वो भी देखा। हाँ, और अगर कोई चीजें कमियां हैं, क्या मैं समझता हूँ सबरे राहुल गांधी ने भी इंजेक्शन लगवाया है, ओबीसी जी ने इंजेक्शन लगवाया, अखिलेश यादव ने भी इंजेक्शन लगवाया है। वो तो खैर सबने लगवाया, बस
किसी ने बताया नहीं और किसी ने बता दिया। मैंने और कुछ लोग ऐसे बीजेपी वाली वैक्सीन भी बता रहे थे। वीडियो है इन सबकी। हाँ, जी, केजरीवाल जी तक की वीडियो है लगवाते हुए। आ रहा हूँ। मगर क्या है, जनता के आगे झूठ परोसना है। ठीक है आशीष मिश्रा जी, बताइए कि आज नॉर्थ ईस्ट में, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं लास्ट खत्म कर रहा हूँ। आज नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस सब सुपर साफ क्यों हो गया? तो आज वो दंगे पर उतर गई। आज तो जातियों में दंगा करा रही है। आज उस पर नहीं बोलते। आज आसाम के, आज पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है उस पर नहीं बोलते। हिंदू पलायन कर रही है 6-7 हजार गाँवों से। है इतना रोहिंग्या और इतना बांग्लादेशी कहाँ से आ गया? संदेश खाली कैसे हो गया? अरे भाई मुंह से बोलो, वो भी तुम्हारी जनता है, तुमने वहाँ सरकार अपनी बनाई है, वहाँ आपने शासन किया है, तो दोहरी राजनीति क्यों है साहब? ठीक है आशीष मिश्रा जी, ओवर टू यू। हमारे प्रदीप भाई इतना बोल रहे थे, मणिपुर की जनता कहाँ की है? जब नग्न करके लड़कियों को घुमाया जा रहा था, महिलाओं को, प्रधानमंत्री को शर्म आ रही थी बोलने में। कितनी बार दौरा किए वहां पे। आज पूरे देश में घूम घूम के फोटो की मांग रहे हैं, रो रहे हैं। एक प्रधानमंत्री 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार लेके मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस, ये चुनाव का। अभी तो देखो, अभी तीसरे चरण में रोए थे ना, अभी चौथे चरण में झटका लगने के बाद 5वें चरण में ना। आशीष जी, दो चीजें पर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। 2 चीजें बस छोटी छोटी कहूंगा, उसके बाद आगे अपनी बात आप कंटिन्यू रखिएगा। आप देखिए बार बार मुझे रोकते हैं। नहीं आशीष जी, इसलिए रोकता हूँ, सुनिए ना, इसलिए रोकता हूँ ताकि किसी के मन में कोई संशय ना रहे, किसी के मन में भी। ना बीजेपी के मन में संशय रहे, ना बीजेपी के मन में संशय रहे और ना आपके मन में संशय रहे। एक मिनट। और चूंकि धनोज जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं 2 चीजें जोड़ देता हूं चूंकि आपने बात कही, इसलिए। आपने मटन और मछली और मंगलसूत्र का जिक्र किया, तो आपको याद होगा सहारनपुर से आप ही के प्रत्याशी हैं जिनका ये कहना था कि अगर मोदी दोबारा आ गया तो पहले हिसाब मेरा होगा। मुस्लिम प्रत्याशी हैं, पहले हिसाब मेरा होगा फिर तुम लोगों का होगा, इसलिए याद रखिएगा। और दूसरी बात, जब मणिपुर की बात आती है उस पर जवाब लूंगा, प्रदीप जी से मैं पूछूंगा, लेकिन संदेश खाली राहुल गांधी गए सर, नहीं गए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं देश के। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी? रुकिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। जब घटनाएं संदेश खाली में घटी, उस समय राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल पे जाके ट्वीट निकाल के देख लीजिए। अच्छा। उन्होंने उसके ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त की, इस प्रकार से कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर आज सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आगे तो सुनिए। अधीर रंजन चौधरी जी ने खुल के टीएमसी का वहां पे विरोध किया इस मुद्दे को लेके। आज यही कारण है कि टीएमसी का और कांग्रेस पार्टी का पश्चिम बंगाल के अंदर आपस में तूतू में कल भी चल रहा था, आपस में तूतू में आज भी। टीएमसी से गठबंधन तोड़ा किसने? कांग्रेस ने तोड़ा है, टीएमसी ने खुद तोड़ा है? किसी ने भी। तो उनको बुरा लग रहा था कि हम उनके बारे में कह रहे थे, तो हम उसका कारण ये था कि आपके अगर गलती हुई, आपके नेताओं ने गलती की है, अगर आप सोचोगे कि हम आपका उसमें समर्थन करें और चुप्पी साध के मतलब तो एक चीज क्लियर कर दी आशीष जी, ये कांग्रेस का गठबंधन नहीं है ना टीएमसी से? पश्चिम बंगाल में बिल्कुल नहीं है। मतलब और कहीं है क्या? जब अभी पोस्ट अलायंस जब होगा हमारा, आप इंडिया अलायंस का जितना भी आपने मीटिंग देखा, उसके अंदर स्टार्टिंग में वो आई, उसके बाद नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वो आपकी साथी है कि नहीं है? इंडिया अलायंस में है ना, इंडिया अलायंस में है। आपकी साथी है मतलब ना वो? बिल्कुल इंडिया अलायंस में है। बस पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ है। यही दोहरा चरित्र है इनका। पश्चिम बंगाल में हम खिलाफ है, जैसे कि हम देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के बस हाँ ठीक है। और उसके बाद पंजाब में हम एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं जी। मुद्दों की भी लड़ाई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा कर कैसे लेते हैं, जरा एक बार ये भी बता दीजिए। धनोज जी आप भी सुनिएगा और समझिएगा। देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप भी सीखिए, देखिए सुनिए इनको। आशीष जी, कैसे होता है कि पश्चिम बंगाल में हम एक दूसरे के खिलाफ हैं लेकिन हम इंडिया अलायंस में साथ हैं, पंजाब में हम एक दूसरे के खिलाफ हैं लेकिन इंडिया अलायंस में हम साथ हैं? ये सर कैसे होता है? एक बार थोड़ा आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं समझा दीजिए, मैं भी इस चीज को सीखना चाहता हूं क्योंकि मैं पत्रकार हूं, आगे काम आएगा, कभी बहस करूंगा तो। आशीष जी, ये चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, बराबर। और हर चुनाव में आप ये चीज देख रहे हैं किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, इसी तरीके से चलता है। हमारे पास कल के डेट में इंडिया अलायंस के साथ में जब हम अपनी सरकार 4 जून के बाद बनाने जाएंगे,
तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे बहुत सी पार्टियां ऐसी भी हैं जो डर सहम के। मैं ये पूछ रहा हूं सर, ये होता कैसे? मैं जनता सर समझना मैं ये कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में अच्छा किन मुद्दों पर आप एक दूसरे के खिलाफ है और इंडिया अलायंस में किन चीजों पर साथ है, जरा ये क्लियर करिए। हम संविधान बचाने और देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे देश में एक साथ है। और पश्चिम बंगाल में खिलाफ क्यों है? ये अधीर रंजन चौधरी जी अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल आप भी तो बता, आप प्रवक्ता है कांग्रेस के सर। मैं प्रवक्ता भले हूँ, लेकिन मुझसे बेहतर तरीके से वो जान सकते हैं वहाँ पे। अरे कमाल कर रहे हैं सर। आपको पता है एक बात, आपको एक बात पता है, अधीर रंजन चौधरी की बात एक बार मतलब हटाई जा सकती है सर, लेकिन आप प्रवक्ता है, आपने जो कह दिया ना वही कांग्रेस की बात होगी। नहीं, तो ये चीजें हम नहीं कह सकते ना, ये हमारे वरिष्ठ। आप बताइए ना, पूछ रहा हूँ आपसे, क्लियर करिए ना इस चीज को। आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट? मेरे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है एनडीए की सरकार है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रही है। बिल्कुल। तो बताइए ना फिर, जैसे शाइनिंग इंडिया, आप इस चीज को लेकर बच नहीं सकते कि हम विपक्ष, हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं। तो क्लियर करिए ना इस बात को। यही तो कारण है कि जब हमारे दो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के और एक पत्रकार महोदय ने उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपको डिबेट करना चाहिए, दोनों जन को आमने सामने आना चाहिए। हाँ। राहुल गांधी जी ने 24 घंटे के भीतर स्वीकार कर लिया। हाँ। नरेंद्र मोदी जी आए, देखिए। हाँ। लेकिन वो हर चैनल पे जाके अरे आप जब सरकार बना लीजिएगा, सुनिए ना, आप जब सरकार बना लीजिएगा तो इसको कर दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ममता बनर्जी से डिबेट करेंगे क्या पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में डिबेट करेंगे आप? करेंगे ना हम। और इंडिया अलायंस में क्या करेंगे? साथ बैठेंगे? साथों बैठने में दिक्कत क्या है? अरे सर, दिक्कत तो मसला तो वही है ना। देखिए आप क्लियर नहीं कर पा रहे इस बात को। चलिए कोई बात नहीं पूछूंगा आपसे। आपके लिए मसला मणिपुर नहीं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आप क्लियर नहीं कर पा रहे। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूज हैं। ठीक है आशीष भाई, आ रहा हूँ आपके पास में, रुक जाइए। हमने हर एक जगह पे अपने पक्ष को नहीं सर, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता नहीं है, पहलवान बेटियों के ऐसा होता नहीं। देखिए मैं उस बात को खत्म कर रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि उस पर आगे चर्चा हम करते जाएंगे। आप जवाब दे नहीं पा रहे, छोड़िए उस बात को। आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ। जरा दर्शकों को कुछ सुनवा देते हैं। उन्नाव से जो है वो गठबंधन की प्रत्याशी अनु टंडन ने इंडिया वॉइस के साथ खास बातचीत की है, और वो बातचीत जरा सुनिए और समझिएगा। सुनिए। उन्होंने वोट अपना मतदान किया है, अपने परिवार के साथ बैठी है और उन्होंने मतदान किया है, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आपने वोट डाला, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह की? देखिए, ऐसा है कि आज तो वोट पड़ रहा है और सब शांति से, रात के 3 बजे तक बल्कि आज उन्होंने कहा है लोगों में काफी गजब का उत्साह देखने को मिला और सभी से मैं आश्वस्त करती हूँ कि अपना मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जनता। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निकले। तो आप सुन रहे थे अनु टंडन को इंडिया वॉइस संवाददाता से खास बातचीत की। 8 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं, वो 8 तस्वीरें जो आज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वोटिंग चल रही है, 8 तस्वीरें जहां पर अलग अलग लोगों ने वोट डाला, अपने वोट का इस्तेमाल किया और संदेश दिया पूरे देश को, बल्कि पूरी दुनिया को, कि देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र के ही सब प्रहरी। पहली तस्वीर जितिन प्रसाद पीलीभीत से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी, तीसरी, चौथी और ऐसी 8 तस्वीरें। इसमें एक तस्वीर चंपई सोरेन की भी है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। एक पवन कल्याण की तस्वीर है हैदराबाद से जी। तो ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का। भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था। उस ओर फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती नजर आई है। अब आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया, और जब कोई मुद्दे की बात होती थी, हाउस छोड़ करके भाग जाते थे। तो खुली चुनौती देने वाले डरपोक हैं, सियार हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सके। अगर हिम्मत है
अब ये मैं कैसे कहूँ कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे, जब ये एमपी नहीं बनेंगे, लोकसभा का मुंह नहीं देखेंगे, तो ये बहस करने का क्या मतलब हुआ? ये ऐसे है कि बॉडी लैंग्वेज रीड करना सीखो। तो बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही है कि लोगों में मोदी जी को फिर से पंतप्रधान करने की होड़ लगी है, होड़। चलो मेरा वोटिंग। जितना रिपोर्ट करना चाहिए कर रहा हूँ। क्विक एक्शन टीम है, लेकिन क्विक रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। इसलिए बोलूँगा ये जल्दी करना चाहिए। उनका जो नाम है, नाम के अनुसार काम करना चाहिए। अच्छा, कल कुछ घटनाएं घटी थी यहाँ पर नदिया जिला में, कुछ आपके पार्टी कर्मियों को घर पे ये हमले वगैरह हुए थे, क्या कहेंगे इसमें? बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था, विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? देखो, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है, और मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। देखो, इनके लोग जाकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि चूंकि मुसलमान बसपा को वोट देने को तैयार नहीं है, तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है, तो उसका कारण ही है इन अखिलेश यादव को जिताओ। तो जहां पर इंडिया वॉइस पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, इसी बीच मेरी सहयोगी रिया न्यूज रूम से कुछ अब तक अपडेट पहुंचा रही हैं। रिया, ओवर टू यू। जी, मैं आपको बता दूं 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग लगातार जो है जारी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि देश भर में जो 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा आया था वो 10.35% था। अब उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उन 13 सीटों पर भी अब हमारे पास आंकड़ा सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, सुबह 9 बजे तक 11.67% वोट पड़े हैं। 9 बजे तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत सीतापुर में रहा है उत्तर प्रदेश से। सीतापुर में सबसे अधिक 14.28% मतदान हुआ है। सबसे कम शाहजहांपुर में हुआ है। शाहजहांपुर में 9 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात करें, सबसे कम यानी 5.94% वोटिंग हुई है। अब बात अकबरपुर की कर लेते हैं। अकबरपुर में सुबह 9 बजे तक 12.16% मतदान। बहराइच का आपको बता दूं, बहराइच में अब तक 14.04% वोट डाले गए हैं। धौरहरा में अब तक 13.96% वोट पड़े हैं। इटावा की बात कर ले तो इटावा में अब तक 7.06% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में 13.15% वोट डाले गए हैं। वहीं हरदोई में अब तक 13.17% वोट डाले गए हैं। कन्नौज की अगर बात करें, कन्नौज में 9 बजे तक 14.23% मतदान हुआ है। कन्नौज इसलिए जरूरी क्योंकि अखिलेश यादव की साख यहां पर दांव पर है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कानपुर की बात कर ले तो मैं आपको बता दूं, कानपुर में 9 बजे तक 7.84% वोटिंग हुई है। लखीमपुर खीरी में सुबह 9 बजे तक 12.21% मतदान हुआ है। वहीं मिश्रिक में 12.92% मतदान हुआ है। उन्नाव में 9 बजे तक 11.85% वोटिंग हुई है। तो उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग है उसमें सीतापुर, शाहजहांपुर, अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, लखीमपुर खीरी, मिश्रिक और उन्नाव शामिल है। अब तक हम आते रहेंगे और आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे अलग अलग टाइम पर जब वोट प्रतिशत आता रहेगा। तो बता दूं, हम पे झारखंड के भी आंकड़े हमारे पास है। झारखंड की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अब की बार चौथे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर
वोटिंग हो रही है सुबह 9 बजे तक। झारखंड के जो आंकड़े हैं हमारे सामने वो ये है कि 11.78% वोटिंग हुई है। झारखंड की जिन 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें सिंहभूम सीट, जिसमें जमकर नरेंद्र मोदी ने प्रचार प्रसार किया था, लोहरदगा सीट शामिल है, खूंटी शामिल है और पलामू शामिल है। पलामू में भी पीएम मोदी ने जमकर रैली और रोड शोज किए थे। बात करें अगर सिंहभूम की तो सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक सिंहभूम में हुई है। चारों सीटों में से सिंहभूम में 12.67% वोटिंग हुई है। लोहरदगा की बात करें तो सबसे कम वोटिंग लोहरदगा में देखने को मिली है झारखंड में, जो कि 10.97% है। खूंटी की बात करें तो 12.2% वोट पड़े हैं और पलामू में 11.47% वोट डाले गए हैं। बिल्कुल, थैंक यू रिया। और अब तक हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, जब जैसे जैसे वोट प्रतिशत आता रहेगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। 9 बजे तक का वोट प्रतिशत रिया आपको बता रही थी। तो अब मैं आऊँगा प्रदीप जी के पास, उसके बाद अनुज जी आपके पास आऊँगा, सवाल करूँगा। प्रदीप जी, इनसे तो हमने पूछ लिया, देखिए हालांकि जवाब हमें नहीं मिल पाया कि पश्चिम बंगाल में अलग और इंडिया अलायंस में कैसे साथ। ये सवाल अभी भी बना हुआ है और ये यक्ष प्रश्न बन गया आज की तारीख में। खैर, इसको हटाते हैं, आगे चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, अब चूंकि जनता का सवाल है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि इनका तो हो गया क्लियर, अब जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोबारा से, बल्कि तीसरी बार सरकार बनाने का जब दावा कर रहे हैं, और जिस जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और उसका क्रेडिट जो है जाहिर सी बात है आप लेंगे क्योंकि आपने हटाया है और आप कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा फैसला लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू की 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ जाते हैं जो कि हिंदू बाहुल्य सीटें हैं, और कश्मीर की जो 3 सीटें हैं जहां कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पर आपका एक भी प्रत्याशी नहीं उतरता है। इसकी वजह सर जानना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है, प्रत्याशी कोई भी अगर पार्टी होती है वो अपने तरीके से जीतने के उद्देश्य से उतारती है, मगर वहां से अगर हम नहीं लड़ रहे तो हमारे साथ ही लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसे कोई नहीं है वहां पे। और इसको देख लीजिए कि वही जम्मू कश्मीर है जहां से अब तक एक बूंद की आवाज नहीं गिरने की आई है, जब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। सर कौन से साथी लड़ रहे हैं? बाप बेटे दोनों परेशान हैं। थोड़ा सा मैं पूरा कर लूँ तो दोनों बाप बेटे बड़े परेशान हैं। और आप स्टेटमेंट सुन रहे थे, ये जो गफूर गैंग का आज कहाँ चला गया, आज समस्या सबसे बड़ी है। हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं उससे कोई वो नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर उद्देश्य था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, हमने उसमें करा और पूर्ण करके दिखाया। हमने सीट आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर जम्मू कश्मीर में जो संदेश देना था वो दे दिया। सीट तो तब आती है ना सर जब आप चुनाव लड़ते, तो पता चलता कि जनता आपके फैसले से कितना खुश है। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि अगर आप चुनाव लड़ते और आपका प्रत्याशी जीतता तो आपको यह संदेश भी मिलता कि जो वहां के लोग हैं वो आपको कितना समर्थन दे रहे हैं आपके एक कदम पर। देखिए मिश्रा जी, अगर आप बात कर रहे हैं ना चुनाव की, तो हमने प्रधानी और चेयरमैन के जब चुनाव थे हमने अपना दमखम देख लिया था। हाँ, 90 से 95% जो प्रधान और चेयरमैन बीडीसी है ना, जो जिला पंचायत है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। तो हमें दमखम दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। हाँ। हमने दमखम दिखाया जम्मू कश्मीर को। एक सेकेंड प्रदीप जी, आ रहा हूं, आपकी बात से ही शुरू करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही कन्नौज से, जहां पर कन्नौज नगर के भोलानाथ धर्मशाला पर वोट डाला सुब्रत पाठक ने। अभी कन्नौज से सांसद है और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में, और कहा है कि लोगों से बढ़ चढ़कर आप वोटिंग करें, ये संदेश दिया गया है। और चूंकि वोटिंग के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई, सुब्रत पाठक ने ये वोट किया है। भोलानाथ के धर्मशाला में ये वोट डाला गया और सुब्रत पाठक ने लोगों से अपील की है कि जमकर वोट करिए। तो बड़ी खबर, और जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीरें आनी चाहिए, इस तरह की खबरें भी आनी चाहिए कि जब तक वो लोग मैदान में नहीं उतरेंगे वोट करने के लिए, आम जनता का देखिए अधिकार है और फर्ज है, उसे निभाइए, हम आपसे अपील भी करते हैं। लेकिन और ये तस्वीरें भी देख लीजिएगा, लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे हैं सुब्रत पाठक, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सांसद भी हैं, और सुर्खियों में तब आ गए थे जब अखिलेश यादव ने इनके खिलाफ पर्चा भर दिया। स्वाभाविक है, इस बार अंतर में बड़ा ये है कि अखिलेश जी कांग्रेस यानी राहुल गांधी को देश का
प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ऊपर नोट तब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइडियाज़ अच्छे हैं इनके पास में, तो उनको लगता है कि शायद उन आइडियाज़ पे काम हो रहा हो, लेकिन अखिलेश जी का जो तंत्र जो फर्जी मतदान का था वो तो अखिलेश जी नहीं कर पाओगे, पढ़ने नहीं दिया। सारे परिवारवादी इकट्ठे हैं। देखो ना, मोदी जी को हटाने के लिए सारे परिवार, कोई खुद अध्यक्ष, किसी की अम्मा अध्यक्ष, किसी का बाप अध्यक्ष, किसी का बेटा अध्यक्ष, किसी की बेटी अध्यक्ष, तो ये सब परिवारवादी लोग मोदी को हटाने के लिए इकट्ठे हो गए। राहुल गांधी इस परिवारवाद के सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं और यूपी का ब्रांड। तो एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां पर उन्नाव से ही बड़ी खबर है। नवाबगंज विकासखंड में चुनाव का बहिष्कार किया गया है, जहां पर रुद्वारा गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। उन्नाव से ही बड़ी खबर, पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीण नाराज हैं और यहां से सांसद है बीजेपी के साक्षी महाराज। रुद्वारा ग्राम में अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, बड़ी खबर। चूंकि 11 बजने जा रहा है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा। चुनाव आयोग के लिए भी चिंता भरी खबर, और खास तौर पर उन लोगों के लिए भी जो 5 साल वहां पर राज करते हैं सांसद बनकर, लेकिन अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप पे एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न जो है वो उन पर भी खड़ा होता है। रुद्वारा गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी है और इसको लेकर इन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और रुद्वारा गांव में अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। 11 बजने जा रहा है और एक भी वोट नहीं पड़ा है। रुद्वारा गांव के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया, पोल्ट्री फार्म को लेकर नाराजगी है और इसको लेकर इन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और शायद यही वजह है कई जगह से जिस तरह की ये खबरें आती हैं, वोट प्रतिशत भी इस बार कम है। नवाबगंज के विकासखंड में चुनाव का बहिष्कार किया गया और निखिलेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। निखिलेश, ये पोल्ट्री फार्म को लेकर क्या विवाद है, क्यों नाराज है ग्रामीण? जी देखिए जीतेश, आपको बिल्कुल बता दें कि उन्नाव के एक विकासखंड नवाबगंज का एक गांव है रुद्वारा पड़ता है, जहां पर पिछले बीते कई सालों से एक समस्या आ रही है। पोल्ट्री फार्म है वहां पर, और उस पोल्ट्री फार्म को लेकर उस ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को इसकी शिकायत दी कि उनसे इतनी मक्खियां होती कि गाँवों में लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। मक्खियों की वजह से कई गंभीर बीमारियों का सामना गाँव वालों को करना पड़ता है। दुर्गंध बहुत निकल कर आती है, जिससे काफी ग्रामीण परेशान रहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और कई बार जिलाधिकारी की चौखट पर भी उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, कई बार जिला प्रशासन को भी कहा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कि कोई प्रदूषण विभाग की तरफ से कार्रवाई हुई। और आज वोटिंग के दिन वहां के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि मौके पर वहां पर आला अधिकारी पहुंचे हैं और उन्हें मना रहे हैं। और अब तो ये देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण किस तरह से मानते हैं और मतदान करने के लिए अपना मतदान करते हैं या नहीं करते। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। जी तो लगातार इस वक्त बड़ी खबर ये उन्नाव से, जहां पर निखिलेश बता रहे थे किस वजह से लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया और एक भी वोट अब तक नहीं पड़ा है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पर मेरी सहयोगी प्रियंका मिश्रा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी और आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगी। फौरन लौटते हैं।